नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट इन फैक्ट्स का। फास्ट इन फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुक्रिया विद्या। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया है। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। पटना में जनता दरबार के बाद राजदेव रंजन की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। बगैर किसी इल विल के हम अपना काम करते रहेंगे जिस दिन तक हम इस जिम्मेवारी को लिए हुए। राजदेव रंजन की हत्या के विरोध में आज भी प्रदर्शन हुआ। सत्ताधारी आरजेडी ने सीवान के जेपी चौक पर धरना देकर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जेडीयू नेता शरद यादव ने आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का बचाव किया। जब तक पूरी जांच न हो जाए तब तक किसी का नाम लेने का राजनीतिक आदमी के लिए ठीक नहीं है। एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या 13 मई की शाम को हुई थी। 45 साल के पत्रकार राजदेव रंजन सीवान के अपराधियों और दबंगों के खिलाफ लंबे समय से लिख रहे थे। राजदेव रंजन को कई बार धमकी मिल चुकी थी, कई बार उनसे बदसलूकी भी हुई थी। राजदेव रंजन की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधायक मनोरमा देवी पर सवाल पूछा गया जब उनसे तो वो भड़क गए। पत्रकार ने फरार चल रही मनोरमा देवी पर सवाल किया तो नीतीश नाराज हो गए। आपको अगर जानकारी हो प्लीज कि कहां छिपी हुई हो तो आप दीजिएगा, तो हम लोग आपको पुलिस डे के दिन आपको सबसे बड़ा रिवार्ड हम लोग देंगे। देखिए, इस मामले में मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आई टेल यू, लास्ट सेंटेंस। आज कोर्ट में रॉकी की मां और फरार विधायक मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। कोर्ट ने मनोरमा देवी को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। पुलिस से केस डायरी मांगी है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। वहीं आदित्य मर्डर केस में आज एक और आरोपी टेनी यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने टेनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। टेनी को मुख्य आरोपी रॉकी यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आदित्य की हत्या के वक्त टेनी रॉकी के साथ गाड़ी में था। टेनी यादव सरेंडर किए हैं, उनको सिर्फ सरेंडर किया है, उनको कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन। 7 मई को 19 साल के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोप है कि जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने कार को ओवरटेक करने की वजह से आदित्य की हत्या की। वारदात के 2 दिन बाद रॉकी को उसके पिता की फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया था। मनोरमा देवी पर घर में अवैध रूप से शराब रखने का आरोप है। छापेमारी के दौरान पुलिस को मनोरमा देवी के घर से शराब की 6 बोतलें मिली हैं। हरियाणा के सोनीपत में पंचायत चुनाव के दौरान वोट न देने पर सेना के अफसर के पिता और भाई की हत्या कर दी गई। जिस शख्स का बेटा देश की हिफाजत कर रहा है उसको दिन दहाड़े गुंडों ने गोलियों से भून दिया। जिस शख्स का भाई देश की रक्षा के लिए जान लड़ाता है उसे दौड़ा कर गोली मारी गई, वो भी बस इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव में दोनों ने वोट नहीं दिया। मामला सोनीपत के करबेड़ी गांव का है। 12 मई को गांव के जगबीर चिकारा और उनके बेटे अनिल को घर आते समय गांव के ही एक गुंडे ने मार दिया, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैंने एसपी से बात भी की और उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं, बट जिस तरीके का हुआ है कार्रवाई उससे नहीं लगता कि कार्रवाई की गई थी। फ़ोन ट्राई कर रहा था अपना लास्ट टाइम पे, वो फिर फ़ोन ट्राई कर रहा अपना, फिर फ़ोन भी नहीं मिला उसका, ऊपर जाके उन्होंने गोली मारी यार सिर में। जगबीर चिकारा और उनके बेटे की हत्या का आरोप गांव के बदमाश अजय चिकारा और कन्नू पर है। जगबीर चिकारा ने जनवरी में पंचायत चुनाव के दौरान कन्नू के भाई की उम्मीदवारी का विरोध किया था। जगबीर गांव के प्रभावशाली लोगों में थे। उनके विरोध की वजह से आरोपी कन्नू का भाई चुनाव नहीं जीत पाया। आरोप है कि धमकी के बावजूद जगबीर को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। आरोपी अजय चिकारा ने जगबीर चिकारा और उनके बेटे की हत्या से पहले 2 और लड़कों पर गोली चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुजरात के जामनगर से बीजेपी सांसद पूनमबेन मदाम आज एक 7 फुट गहरे नाले में गिर गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पूनमबेन मदान जामनगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान लोगों से बात करने पहुंची थी। वो नगर निगम के अधिकारी और लोगों के साथ चर्चा कर रही थी कि अचानक नाले का स्लैब टूट गया और पूनमबेन करीब 7 फीट गहरे नाले में जा गिरी।
नाले में गिरने से पूनमबेन बुरी तरह से जख्मी हो गई। उनके सिर और पेट में चोट आई है। लोगों ने मिलकर उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया। पूनमबेन मदान 2014 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार सांसद बनी थी। वो जामनगर जिले के खम्बलिया से बीजेपी के टिकट पर विधायक भी रह चुकी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए पहले पूनमबेन का नाम कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में था। उनके पिता खम्बलिया से 4 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। चाचा विक्रम मदान जामनगर के पूर्व सांसद हैं। पिछले साल पूनमबेन मदान उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब जामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पूनमबेन ने नोट उड़ाए थे और डांस किया था। आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में दोपहर 1 बजे तक 42% मतदाताओं ने वोट डाला है। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत होते ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लग गई। शुरुआती घंटों में मतदान करने वालों में मुख्यमंत्री जयललिता और डीएमके प्रमुख करुणानिधि शामिल थे। जयललिता ने चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में वोट डाला। वहीं करुणानिधि ने गोपालपुरम के बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों में सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं रहे। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने भी वोट दिया। हालांकि बारिश के कारण कुछ जिलों में मतदान पर असर पड़ा। तमिलनाडु में आज विधानसभा की 234 में से 232 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव धन बल के इस्तेमाल की वजह से फिलहाल टाल दिया गया है। वहां 23 मई को वोट पड़ेंगे। तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला AIADMK और DMK कांग्रेस गठबंधन के बीच है। कैप्टन विजयकांत के नेतृत्व में DMDK, PWF, TMC गठबंधन ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। तमिलनाडु में 1967 से DMK और AIADMK को छोड़कर किसी और पार्टी की सरकार नहीं बनी। केरल की 140 सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 50% मतदाताओं ने वोट डाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच केरल में वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कोट्टायम में वोट डाला, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में। क्रिकेटर और बीजेपी उम्मीदवार श्रीसंत ने कोच्चि में मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी will not open account in the assembly election. केरल की 140 सीटों पर कुल 1203 उम्मीदवार हैं। महिला उम्मीदवारों की संख्या 109 है। केरल में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF और CPM के नेतृत्व वाले LDF के बीच है। केरल का इतिहास रहा है कि एक बार UDF की सरकार आती है तो अगली बार LDF की। सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 19 मई को होगी। उद्योगपति विजय माल्या भारत आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वापसी के लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। विजय माल्या ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड ब्रूरीज के बोर्ड को कहा कि वो तभी भारत आने के लिए तैयार होंगे जब उनकी आजादी बरकरार रहे और पूरी सुरक्षा मिले। माल्या ने ये भी कहा कि वो पूरा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए बैंकों से उनकी बातचीत हो भी रही है। सरकार ने कहा कि माल्या की वापसी के लिए वो सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। Once somebody has entered with legitimate travel documents, they don't then deport the person. Will make every endeavor under the options available. 17 बैंकों के 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या 2 मार्च को भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। 24 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने माल्या को भारत भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन प्रत्यर्पण की मांग होने पर विचार करेगी। CBI ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल को चिट्ठी लिखी है। माल्या ने कुछ दिनों पहले बैंकों से सेटलमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने 6,868 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन बैंकों ने इसे ठुकरा दिया। आध्यात्मिक गुरु और संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया गया। बाबा हरदेव सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के बुराड़ी रोड पर ग्राउंड नंबर 8 में रखा गया है। भक्त मंगलवार रात तक यहां उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बुधवार को दोपहर 12 बजे दिगंबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा जी के पार्थिव शरीर को 2 दिनों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शुक्रवार को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। हादसे में बाबा के दामाद अवनीत सेतिया की भी मौत हो गई थी। बाबा हरदेव सिंह के निधन से उनके अनुयायियों में शोक की लहर है।
बाबा हरदेव सिंह संत निरंकारी मिशन के सदगुरु थे। बाबा हरदेव सिंह का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में हुआ था। 1971 में वो प्राथमिक सदस्य के रूप में निरंकारी सेवा दल में शामिल हो गए। 1980 में पिता की हत्या के बाद वे संत निरंकारी मिशन के मुखिया बन गए। 1929 में संत निरंकारी मिशन की स्थापना हुई थी। सड़क हादसे में बाबा हरदेव सिंह के दूसरे दामाद को भी गंभीर चोटें आई थी। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दिल्ली पुलिस ने आसाराम के समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देर रात समर्थकों ने संसद मार्ग थाने में हंगामा किया था। जेल में बंद नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम के समर्थकों ने देर रात जमकर गुंडागर्दी की। आसाराम की रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर हमला बोल दिया। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस की करीब आधा दर्जन गाड़ियों को तोड़ दिया। पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके। जवाब में पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। कई समर्थकों को चोट आई। 7 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियां जो है वो डैमेज कर दी है। बताया जा रहा है कि करीबन 6 गाड़ियां जो है वो डैमेज की गई है। आसाराम बापू के समर्थक जो है कुछ दिन से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर बापू की रिहाई के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम पिछले करीब 2.5 साल से जोधपुर की जेल में बंद हैं। 31 अगस्त 2013 को देर रात इंदौर के आश्रम से आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी। आसाराम पर छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ने वाले एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। 3 दिन पहले सुनवाई के लिए आए आसाराम ने जोधपुर कोर्ट में कहा था कि कानून अंधा है। एक लड़की के चलते मेरे लाखों समर्थक परेशान हो रहे हैं। जोधपुर में नगर निगम कर्मचारियों ने गुंडागर्दी करते हुए 13 साल के एक बच्चे की पिटाई कर दी। दुकान के बाहर खड़ा एक 13 साल का बच्चा और उसकी पिटाई करती कुछ महिलाएं। ये महिलाएं नगर निगम की कर्मचारी हैं और इस लड़के को बुरी तरह से पीट रही हैं। महिलाओं ने थप्पड़ और डंडे से बच्चे को पीटा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने दुकान के बाहर रखा सामान भी फेंक दिया। जब बच्चा पिटाई से बचने के लिए अंदर गया तो महिलाएं और दूसरे कर्मचारी दुकान के अंदर घुस गए, तोड़फोड़ की और बच्चे को अंदर भी पीटा। 20-25 लोग थे, ये सभी सफाई कर्मी। वो सब दुकान के आगे आगे रुलट मचाने लगे, सामान को पटक पटक के तोड़ने लगे। उस मेरे पोते को 12-13 साल का है, लगभग 14 साल का होगा, उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। फुटेज प्राप्त करने पर पूरा खुलासा। जोधपुर नगर निगम ने शहर में इन दिनों अतिक्रमण अभियान चला रखा है। इस दौरान नगर निगम की कुछ महिला कर्मचारी हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे बैठ गयी। लड़के ने कुछ सामान दुकान से बाहर निकालने के लिए महिलाओं को रास्ते से हटने को कहा। इसी को लेकर महिला कर्मचारियों ने डंडे से बच्चे की पिटाई कर दी, दुकान भी तोड़ दी। पीड़ित बच्चे के दादा ने हंगामे की सूचना सीओ को दी थी। उसने भी बच्चे के दादा को गालियां दी और मोबाइल फेंक दिया। ग्वालियर में एक लड़के को पुलिस वाले की बेटी से प्यार करना महंगा पड़ गया। लड़की के भाई ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला फूलबाग इलाके का है, जहां एक शख्स को उसकी प्रेमिका के भाई ने बुरी तरह पीटा। कभी लात से मारा, कभी थप्पड़ से, फिर जमीन पर गिराने के बाद भी पिटाई की। इस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद थे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मौके पर लड़की के पिता भी पहुंच गए, मगर अपने बेटे को नहीं रोका। लड़के को सबके सामने करीब आधे घंटे तक यूं ही पीटा गया। इसके बाद पिता बेटी को अपने साथ ले गया। पिटाई का शिकार हुआ लड़का भी गाड़ी से निकल गया। फूलबाग इलाके में प्रेमी जोड़ा बाइक पर घूम रहा था। इसी दौरान वहां से गुजरते हुए लड़की के भाई की नजर अपनी बहन पर पड़ी। लड़की के भाई ने पीछा करके बाइक रुकवाई और लड़के को पीट दिया। जहां लड़के को पीटा गया वहां से कुछ दूरी पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन मौके पर कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा। चीन में एक रोबोट इन दिनों चर्चा में है। यह रोबोट बौद्ध धर्म से जुड़े सभी सवालों का जवाब देता है। बीजिंग के लोंगवांग मंदिर के इस रोबोट को अगर बौद्ध भिक्षु कहे तो गलत नहीं होगा। बौद्ध धर्म से जुड़े सभी सवालों के जवाब आप शानियर नाम के रोबोट से ले सकते हैं। रोबोट को शियानफियार नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने बनाया है और इसके जरिए वो गौतम बुद्ध की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कई मेले में रोबोट शामिल हो चुका है और दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। रोबोट आसपास के माहौल का पता लगा सकता है और वॉइस कमांड के जरिए बातचीत कर सकता है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अब रोबोट के 2nd जनरेशन पर काम शुरू किया गया है। रोबोट के अलावा दूसरे कार्टून कैरेक्टर के जरिए भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाएगा। चीन की कुल आबादी में 10 से 16% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी।